अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना आबिद और आप मुझे देख रहे हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। प्रोग्राम टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए ज़िंदगी बेहतरीन है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमैया शबीर जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। जी डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इंसुलिन। बेसिक टॉपिक है हमारा, इंसुलिन क्या है, ये क्या होती है, ये क्या चीज़ है और इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। और आजकल जो बहुत एक क्वेश्चन आ रहा है कि विक्टोज़ा क्या चीज़ है। तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप बताइए कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन आमना, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे लबलबा पैदा करता है और हमारे जिस्म में जो शुगर होती है उसको हज़म करने के लिए, उसको जिस्म के लिए इफ़ेक्टिव करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आप ये समझ लें कि ये एक चाबी है जो कि शुगर को मदद करती है खुलिये के अंदर दाखिल होने में। तो डायबिटिक्स में यूजुअली ये होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में तो बिल्कुल इंसुलिन पैदा होना ख़त्म हो जाती है, कम होते होते फिर ख़त्म हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटिक्स में इंसुलिन या तो कम पैदा हो रही होती है या फिर मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जो इंसुलिन पैदा हो रही होती है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो बेसिकली इंसुलिन हार्मोन के ही डिफेक्ट्स की वजह से डायबिटीज़ होती है। मतलब अगर इंसुलिन हम लगाना शुरू कर दें तो इट मीन्स कि वो उस कमी को पूरा कर लें, तो इसका एक बेहतरीन इलाज हुआ ना इंसुलिन। तो जी जी, टाइप 1 डायबिटीज़ का बेहतरीन ट्रीटमेंट है जी इंसुलिन। जी। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं? अच्छा जी, इंसुलिन जो है वो बेसिकली इंसुलिन की टाइप्स, उनके ड्यूरेशन, उनके असर जितनी देर बॉडी में रहता है, कितनी जल्दी वो अपना असर करना शुरू करती हैं और कितनी देर उनका असर रहता है, इस बेस पर इंसुलिन को तकसीम किया हुआ है मुख्तलिफ टाइप्स में। जिसमें जो है वो फ़ौरन से एक्ट करने वाली, जिसको हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, फिर जो है वो दरमियानी असरात रखने वाली, यानी कि जिनका ड्यूरेशन जो है वो 12 से 14 घंटे तक का होगा। फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जिनका लंबे अरसे के लिए 24 घंटे तक जिनका इफ़ेक्ट रहता है। उसमें फिर नाम है जिस तरह लिस्प्रो है, रेगुलर इंसुलिन है, NPH जिसे हम दूधिया इंसुलिन कहते हैं वो है, इसके अलावा ग्लार्जीन है। तो इनके जो है वो जब ये काम करना शुरू करती हैं और फिर जितने ड्यूरेशन में इनका पीक पर इनके लेवल्स पहुंचते हैं बॉडी में और फिर जितना देर ये रहती हैं, उस लिहाज से इनको डिवाइड किया गया। तो उसमें जो है वो लिस्प्रो जो है वो सबसे शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग और ये बेस्ट है इंसुलिन इस वक्त, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हमारे लिए फिजिबल नहीं होता कि हम पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम ये प्रिस्क्राइब करें। और इसका इफ़ेक्ट 15 मिनट के अंदर अंदर शुरू हो जाता है। मतलब लिस्प्रो लगाएं और खाना खा लें बस? हाँ, उसके बाद खाना खा लें और इसका इफ़ेक्ट जो है वो विद इन 1 आवर पीक पर पहुंच जाता है और 1 घंटा पीक तक रहता है और उससे नेक्स्ट आवर में इसका इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। यानी टोटल 3 घंटे तक जो है ना वो लिस्प्रो का इफ़ेक्ट रहता है। लिस्प्रो फेवरेबल है उन पेशेंट्स के लिए जो स्वीट डिशेस, आइसक्रीम या वो वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जिनका शुगर खून में बढ़ाने का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, या वो वाले मरीज़ जो रात को देर तक खाते रहते हैं या लेट मील्स लेते हैं या लेट इंसुलिन लगाना प्रेफर करते हैं। उनको ये होता है कि आप लेट मील के साथ आप लिस्प्रो लगा लें। अगर रात में, क्योंकि लिस्प्रो की बजाय अगर आप रेगुलर मील के साथ रात के टाइम लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि ओवरनाइट हाइपो में जाने का, शुगर कम होने का रिस्क होता है। लिस्प्रो का ये होता है कि 3 घंटे के बाद उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये फेवरेबल है, लेकिन महंगा इंजेक्शन होने की वजह से हम इसको कम प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ह्यूमुलिन होती है, तो ये क्या ह्यूमुलिन जो है वो ह्यूमन के अंदर से बनती है या क्या इसको ह्यूमुलिन इंसुलिन क्यों कहते हैं? जी, ह्यूमुलिन इंसुलिन इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली इंसुलिन की तरह होती है। अच्छा। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंसान के लबलबे से बनाई गई है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तहत लेबॉरेटरी में बैक्टीरिया से इंसुलिन तैयार की गई है, लेकिन ये बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन जैसी है। इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस कम होते हैं और ये ज़्यादा फेवरेबल है
इंसुलिन से कोई एलर्जी हो जाती है? बाकी इंसुलिन से कभी कोई एलर्जी या इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं इंसुलिन की? इंसुलिन से एलर्जी होना बहुत कम है, लेस लाइकली है। और जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि इंसुलिन की जिस जगह पे लगाई है वहाँ पे रंगत गहरी हो गई है, डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं। वो बेसिकली एलर्जी की वजह से नहीं होता, वो गलत टेक्निक अगर इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो वहाँ पर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। हाँ, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता भी है, कोई उभार बनते हैं, वहाँ पे खारिश होती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो वो अक्सर उस इंसुलिन में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो उसको सही रखने के लिए जो एक्स्ट्रा कीमियाई मादे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी वजह से हो सकता है रिएक्शन। तो उसमें फिर हम इंसुलिन चेंज कर देते हैं, कोई और इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन एलर्जिक रिएक्शन बहुत कम है, क्योंकि ह्यूमिलिन इंसुलिन इंसानी से मुशाबित वाली इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसको लगाने का कोई ख़ास तरीका होता है और जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे लगाते हैं कि कभी भी कहीं पे भी लगा सकते हैं आप? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी आवाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन जो है वो लगाने के लिए पहले तो उसकी जगह मैं बता दूं कि पेट पर हम लगा सकते हैं, थाइज़ पे लगा सकते हैं, थाइज़ की साइड पर भी लगा सकते हैं और बाजू के ऊपरी हिस्से पर भी आप लगा सकते हैं। तरीका ये है कि आप इंसुलिन के सरिंज, इंसुलिन मुख्तलिफ उसकी लगाने के हैं कि एक इंसुलिन सरिंज में भी आप जो ओपन बॉटल्स होती हैं उससे आप सरिंज में फ़िल करते हैं, या इंसुलिन पेन्स मिलते हैं जिसमें प्री फिल्ड होती है, पहले से ही फिल्ड होती है। जिस तरह ये ग्लार्जिन जो है वो लेंटिस और उस फॉर्म में आती है टोजियो के साथ, इसी तरह ट्रूलिसिटी है या वो विक्टोज़ा है, ये पेन फॉर्म में आती हैं। तो इसके लिए पहले से फिर इनको फिर फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो आर है या एनपीएच आप इस्तेमाल करते हैं, एनपीएच भी पेन फॉर्म में मिल जाती है। लेकिन अगर ओपन को आपने इंजेक्शन में फिल करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसको पहले तो आप अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और आपने जो लगाने की जगह है उसको वेट टिश्यू से या स्पिरिट से आप साफ़ कर लें। और उस इंसुलिन की जो सिरिंज है उसको आप, जो बॉटल है उसकी टॉप को भी आप स्पिरिट से साफ़ कर लें, क्योंकि पहले से भी उसके ऊपर कोई डस्ट हो सकती है या पहले से भी आपने उसमें इस्तेमाल की हो सकती है, तो टॉप आपकी क्लीन होनी चाहिए। तो उससे फिर आप जो है वो पहले खाली इंजेक्शन के साथ उसमें हवा भर लें। उससे ये होगा कि जब आप उसको फिल करने लगेंगे तो उससे ग्रेविटी और वो सक्शन अच्छी हो जाती है, फिलिंग अच्छी हो जाती है। तो उससे फिर आप फिक्स यूनिट्स जो है वो आप इंसुलिन के जो आपने लगाने हैं वो आप फिल कर लें। और अपनी पेट पे अगर आपने लगाना है तो चुटकी में अपनी स्किन को ऐसे उठा लें, एक हाथ से स्किन को उठा लें। उससे क्या होगा कि आपकी जिल्द और जिल्द के नीचे जो फैट है वही आपके हाथ में आएगी। ये सब क्यूटेनियस लगती है, इसका मतलब है स्किन के नीचे लगती है। इसको जो है वो गोश्त में आपने या किसी वेन में लगाने से आपने इज्तनाब करना है। तो आप चुटकी में ऐसे उठाएंगे तो उसके बाद आपने इंजेक्शन को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से, बिल्कुल सीधा, कोई टेढ़ा या तिरछा आपने नहीं लगाना, 90 डिग्री के एंगल से आप इसको रखेंगे और फिर आपने उठा के इसको दबा देना है। तो वो आपकी इंसुलिन, उसके बाद आप उसको थोड़ी देर दबा भी सकते हैं, उंगली से आप दबा लें या वो कोई स्पिरिट स्वैब है उससे आप थोड़ी देर दबा दें और उसके बाद आप छोड़ दें। ये इसका लगाने का सही तरीका है। पेन जो है, पेन में ये होता है कि आपके पास पहले से, मेरे ख्याल में पेन बहुत इजी है यूज़ करना ना। हाँ। पेन आराम से लोग लगा लेते हैं, बच्चों के लिए लगाना भी थोड़ा इजी है पेन। हाँ जी, पेन जो है वो उसमें प्री फिल्ड होती है और उसकी बैक साइड पे जो है ना वो आप उसको रोल करते हैं, उस पे यूनिट्स उस पे नंबरिंग होती है। तो नंबरिंग के साथ आप अपने यूनिट्स एडजस्ट कर लें और उसके बाद फिर आप उसका जो है वो कैप रिमूव करें और नीडल के साथ आप पहले आप कोशिश करें एक आध जो उसका एयर ड्रॉप है वो उसका निकल जाए, और फिर वही तरीका सेम है कि आप अपनी जिल्द को साफ़ करें, चुटकी में उठाएं और पेन को भी सीधा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आपने उसको लगाना है और पीछे से आप उसको दबा देंगे। तो ये तरीक़ाकार है। और इंसुलिन जब आप एक जगह पे लगाते हैं, अगले दिन आपने उससे 1 सेंटीमीटर या 1 इंच फासले पे लगाना है, उसी जगह पे बार बार इंसुलिन नहीं लगानी। उसकी रीज़न ये है कि फ़ैट वहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। जहाँ पे आप एक ही जगह पर अगर आप बार बार इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर फ़ैट इकट्ठी होने की वजह से इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती, वो इंसुलिन इनफेक्टिव हो जाती है, उसका असर नहीं होता। इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके लंबा अरसा इंसुलिन लगा लगा कर वो एक ही जगह पर लगाए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो पेट पर लगा रहे हैं तो उनका पेट का सारा हिस्सा जो है ना उसमें गांठें बनी होती हैं और उन्हीं गांठों पर वो बार बार इंसुलिन लगा रहे होते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो उनको फिर ये समझाया जाता है कि जहाँ पे गांठ बन जाए वहाँ पर आपने इंसुलिन नहीं लगानी, क्योंकि थाइस पे भी आपने फिर आप थाइस पर आ जाते हैं। आपके जिस्म
पे काफ़ी एरिया है कि आप जहाँ पर इंसुलिन लगा सकते हैं। फिर आप बाजू के ऊपर भी लगा सकते हैं। बाजू पे थोड़ा सा फैट आमतौर पर कम होता है, लेकिन जो मोटे लोग हैं उनका तो फिर होता है, तो आप बाजू पे भी इसी तरह चुटकी में आप उठा सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। तो जगह चेंज करते रहने आपने। तो डॉक्टर सुमैया, क्या इंसुलिन ही इसका हल है और कोई इलाज नहीं है, या क्या इंसुलिन कोई आखिरी इलाज है कि इसके अलावा कोई जैसे लोग डरते भी हैं कि नहीं नहीं इंसुलिन नहीं लगानी और जो मर्ज़ी दवाई दे दें, लेकिन जब टाइप 1 डायबिटिक्स की बात आती है तो वो तो इंसुलिन जब तक नहीं लगाएंगे उनके पास सोल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि टाइप 1 होती ही तब है जब इंसुलिन बनना बंद हो गई है या कम है, और इसकी कमी को पूरा कर लेंगे तो ज़िंदगी ज़बरदस्त है जैसे हम कहते हैं। तो लोग डरते क्यों हैं इससे और इतने खौफजदा हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हमने इंसुलिन नहीं लगानी, हमें कोई और दवाई दे दें? असल में आमना हमारी सोसाइटी में ये एक स्टिग्मा समझा जाता है कि ये टीका लगा रहा है अपने आप को, मतलब पेशेंट जो है ना वो इस स्टेज पर आ गया है कि अब आखिरी इलाज है, हाँ, अब बचना नहीं है इसमें। हाँ, अब इसको टीका लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, और ये 3 टाइम टीका लगा रहा है या ये 4 टाइम टीका लगा रहा है। दूसरे लोग उस पर तरस खाने का वो जज्बात रखना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से बंदे को कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। तो इसमें तो पेशेंट की काउंसलिंग, एजुकेशन, जो मैं हर प्रोग्राम में बात करती हूँ कि एजुकेशन की ज़रूरत है। और इंसुलिन जो है वो कोई आखिरी हल नहीं है। आखिरी हल इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए ट्रीटमेंट ही इंसुलिन है, जैसा कि अभी आपने बात की, ठीक है। उसमें तो इंसुलिन बिल्कुल आपकी काम करना छोड़ देती है, लब आपका पैदा ही नहीं कर रहा होता। टाइप 2 डायबिटिक्स में हमें कंट्रोल अच्छा करने के लिए जब दवाइयों पे कंट्रोल प्रॉपर ना हो रहा हो तो उसमें हमें ऐड करने की ज़रूरत होती है। और सम टाइम्स ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम जब पेशेंट आ रहा होता है, समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आता है तो उसकी शुगर इतनी हाई होती है कि हमें उसको बेजल इंसुलिन, ग्लार्जिन इंसुलिन पे स्टार्ट करना पड़ता है उसकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। साथ में हम ओरल मेडिकेशंस देते हैं। तो ये कोई आखिरी हल इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। ये हम डॉक्टर्स को भी, और जो दूसरा हमारा जो डायबिटीज़ का सेशन होता है संडे को, हम उसमें भी ये बार बार ये बात बताते हैं कि इंसुलिन एक पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट है, आपके इलाज का हिस्सा है, ये आपकी कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। तो इसको स्टिग्मा ना ले। और दूसरा ये जो मेन चीज़ दर्द की होती है, पेशेंट कहते हैं कि जी मुझे चुभन होती है, मुझे टीका लगने की बहुत ज़्यादा चुभन होती है। तो एक तो चुभन अगर ज़्यादा हो रही है उसके लिए एक तो अपनी सिरिंज की नीडल को देखें, वो कुंद तो नहीं हो गई, ठीक है। लंबा अरसाई की नीडल इस्तेमाल करने की वजह से उसके ऊपर कितनी बार एक नीडल को यूज़ किया जा सकता है? आमतौर पे कितनी बार हम एक जो है नीडल उसको यूज़ कर सकते हैं? 1 बार 2 बार? कुछ वो होता है ना, कुछ लोग चलते रहते हैं कि नीडल के साथ यूज़ करते हैं। हाँ। तो वो सही कह रही हैं आप। हाँ। उससे शायद हाँ, उसका ये है कि आप एक नीडल को बार बार यूज़ कर सकते हैं तब तक जब तक वो कुंद ना हो जाए। आप उसका, अगर आपको पेन करने लगी, उसका तरीका ये है कि आप जब भी इस्तेमाल करें आप उसको कैप अच्छे तरीके से लगा के उसको फ्रिज में रखें। इस तरह आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसकी कुंद होना शुरू हो जाए तो फिर आप उसको इस्तेमाल ना करें, तो वो पेन ज़्यादा होगी, दूसरा वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरा ये कि किसी के साथ आपने वो नीडल शेयर नहीं करनी, उसको फ्रिज में रखें, इस तरह रखें कि कोई और किसी को मिस्टेकनली कोई आपकी नीडल इस्तेमाल ना कर ले। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो पेन के लिए एक तो आप नीडल को देखें, दूसरा अगर आपको पेन ज़्यादा होती है तो आप जो अपनी चुटकी में स्किन को उठाते हैं उसको थोड़ा सा ज़ोर से उठा लें। उससे ये होगा कि उसको उस चीज़ की उठाने की पेन होगी, उसी में आप इंजेक्शन लगा लें, आपको नीडल की पेन इतनी महसूस नहीं होगी। तो थोड़ी बहुत पेन तो होती है, नीडल इज़ नीडल, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स जो हैं वो यूज़ टू हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता, बातें करते करते लगा लेते हैं। जी नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो ब्रेक के बाद डॉक्टर सुमैया से पूछते हैं कि विक्टोज़ा क्या बला है। ओके। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो साथ उसको डिप्रेशन होने लगती है और उसका मूड ख़राब रहने लगता है और वो अपनी डायबिटीज़ का गुस्सा अपने फैमिली मेम्बर्स पे निकालना शुरू हो जाता है। कहते हैं पता नहीं मेरी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है। फैमिली वाले कोशिश करते हैं कि मरीज़ को मीठी चीज़ें ना खाने दे, तो इस पर झगड़ा करते हैं। तो अगर कोई डायबिटीज़ सेल्फ मैनेजमेंट में चला जाए तो ऑलमोस्ट हमारा तजर्बा बताता है यहाँ 25 साल का कि कुछ लोग जिन्हें हम मॉडल डायबिटिक्स कहते हैं। तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब, कभी मॉडल डायबिटिक्स आपको कंसल्टेशन रूम में नज़र आते हैं? नहीं।
वो कभी भी नज़र नहीं आते, क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी को मैनेज करने का तरीका सलीका आ गया होता है। जो एजुकेशनल लेवल जितना आपका बेहतर है, उतना जो कंप्लाइंस के इश्यूज हमें कम पेश आते हैं। डायबिटीज़ को अब तो दुनिया में एक लाइफस्टाइल कहा जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को मरीज़ भी नहीं कहा, उसको डायबिटीज़ पर्सन कहा जाता है। जो आपकी फैमिली में अगर एक फ़र्द को डायबिटीज़ है तो इसका मतलब बाकी बहन भाइयों को भी डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम में जाना चाहिए। ज़ियाबितस के लिहाज से जिस तरह ये कॉमन हो रही है, इसमें हमारी ख़वातीन है जिनमें मोटापा है। यहाँ ये मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ जो थोड़ा ऑड है और अजीब है, कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो आपको पहला कदम ये भी उठाना होता है कि ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट कर लें। हमारे यहाँ संडे को एक सेशन होता है 3:42 पे ऑडिटोरियम में होता है, जिसमें पेशेंट्स आते हैं और हमें पता होता है कि 7 एरियाज़ हैं बुनियादी तौर पर जिनमें मरीज़ों को मदद की ज़रूरत होती है, जिनमें से अहम ग़ज़ा का एरिया बहुत अहम है। फिर उन्हें आदत डालना कि वो किस तरह पैदल चलना शुरू करें या वर्जिश करना शुरू करें, वो अपनी टेंशन को कैसे मैनेज करें, हाइपोज़ का मामला जो कि ट्रीटमेंट हैज़र्ड है उसके बारे में क्या करें, इंसुलिन थेरेपी के पसे पर्दा जो उनको नॉलेज होना चाहिए, तो ये इस पे भी बात होती है। फिर कॉम्प्लिकेशन से बचने का मामला, फिर रिस्की बिहेवियर्स के बारे में उनको बताना कि ये रिस्की बिहेवियर है, इससे आपने बचना है। हमारे यहाँ लिटरेचर है, किताबें हैं, पैम्फलेट्स हैं, और सबसे बढ़ के हमने पिछले चंद साल से फेसबुक पे और अपनी वेबसाइट पे जो वीडियोस का एक ख़जाना जमा किया है, ये तो एक गोल्ड माइन है डायबिटिक्स के लिए, जो कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। अब हम डॉक्टर साहिबा से पूछने जा रहे हैं कि ग़िज़ा और इंसुलिन की मैचिंग कैसे करें। ग़िज़ा और इंसुलिन का तो साथ है, और इंसुलिन की डोज़ उसका ग़िज़ा के हिसाब से टाइम पे लगाना और उसकी यूनिट्स की एडजस्टमेंट ग़िज़ा के हिसाब से, इसी पर आपकी सारा ब्लड शुगर कंट्रोल है और इसी पे मैनेजमेंट है सारी। तो इसमें फिर आपका जो है वो लास्ट टाइम जिस तरह प्रोग्राम में मैंने कार्ब काउंटिंग की बात की, तो इंसुलिन की डोज़ एडजस्टमेंट कार्बोहाइड्रेट्स खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स, पहले तो मैं बता दूं अगर कुछ पेशेंट्स को इसका आइडिया नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उनको कहते हैं जो खुराक का वो हिस्सा है जो जिस्म में शुगर की मिकदार को ज़्यादा जल्दी बढ़ाते हैं, और उनमें आपके चावल आ जाते हैं, रोटी आ जाती है, आलू आ जाते हैं। फिर इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो वाले होते हैं जो शुगर की मिकदार को स्लो आराम से खून में रिलीज़ करते हैं, और वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है शुगर के मरीज़ों के लिए कंपेयर टू उन कार्बोहाइड्रेट्स के जो जल्दी शुगर के लेवल्स खून में बढ़ाते हैं। उसमें जिस तरह आलू आ जाते हैं, चावल आ जाते हैं, या मीठी चीज़ें आ जाती हैं, केक और ये जो है वो स्वीट डिशेस बनाते हैं, उनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है और खून में भी शुगर की लेवल्स जल्दी बढ़ाते हैं। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके लिहाज से इंसुलिन के यूनिट्स और डोज एडजस्टमेंट होती है, और टाइप ऑफ इंसुलिन के कौन सी इंसुलिन आपने इस्तेमाल करनी है ये भी उस लिहाज से एडजस्ट किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, वो इंसुलिन का एक यूनिट 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कवर करता है, ये मैंने पहले बताया। तो कार्बोहाइड्रेट के आपके टाइप ऑफ मील पे कि आप कौन सी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, दोपहर के टाइम आप चावल खा रहे हैं या आपने रोटी ज़्यादा खा ली है, उस हिसाब से आपके इंसुलिन की डोजिंग एडजस्टमेंट होगी। जी डॉक्टर साहिबा, थोड़ा नाज़रीन को बताएं कि ये चेक कितनी बार करनी चाहिए, कि ग्लूकोमीटर का यूज़ कितनी बार करें, कितने बार अपनी ब्लड शुगर को चेक करें और फिर उसके मुताबिक आप अपनी डोज एडजस्ट करें इंसुलिन की, थोड़ा सा अवेयरनेस। उसमें ये है कि एक तो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है इसमें कोई एक वैसे तो हर खुराक से पहले और बाद में शुगर चेक करनी चाहिए, लेकिन ये पेशेंट के कंट्रोल पर है। अगर पेशेंट का पुअर कंट्रोल है आमना, तो उसमें हम पेशेंट को फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट चेकिंग के लिए कहते हैं कि आप सुबह नाश्ते से पहले, यानी कि ओवरनाइट 8 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका सुबह फास्टिंग एक शुगर की रीडिंग हमारे पास होनी चाहिए, और एक हमारे पास रैंडम यानी कि खाने से 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रेंडियल या 1 आवर के बाद एक रीडिंग हमारे पास वो होनी चाहिए। लेकिन उसमें अगर पेशेंट का कंट्रोल पुअर जा रहा है, दोपहर में पेशेंट को कोई हाइपो की अलामत आ रही है, या पेशेंट का जो है वो HbA1c उसकी ज़्यादा है,
तो फिर उसमें हम फ्रीक्वेंट रीडिंग पेशेंट से कहते हैं, उसमें हम हर दोपहर के खाने के बाद 2 घंटे के बाद एक रीडिंग, और रात के खाने के बाद 2 घंटे बाद एक रीडिंग, और एक सुबह फास्टिंग की रीडिंग, ये हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये डिपेंड्स कि पेशेंट की अपना कंट्रोल है। अगर पेशेंट का अच्छा कंट्रोल है, HbA1c उसकी 6.56 के अराउंड जा रही है, या हेल्दी यंग पेशेंट है उसकी 5.5 के अराउंड है, तो उसमें हम पेशेंट से कहते हैं कि आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा एक फास्टिंग रीडिंग ले लें और एक उसकी खाने के 2 घंटे बाद ले लें, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि आपकी फास्टिंग और खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल जिसे हम कहते हैं वो शुगर आपकी कंट्रोल है। तो ये पेशेंट के कंट्रोल के लिहाज से है। लेकिन टाइप 1 डायबिटिक जो बच्चे हैं उनमें हम फ्रीक्वेंट चेकिंग के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चों की जो है ना वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ और ख़ुराक की वेरिएशन ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू जो समझदार जो बड़े लोग हैं, उनकी आम तौर पर इतनी वेरिएशंस नहीं होती। तो बच्चों में ज़रा फ्रीक्वेंट अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चियाँ, मतलब जो माँ होती है, टाइप 1 डायबिटिक माँ है, वो इंसुलिन लगा रही है, तो उसे कहते हैं नहीं नहीं तुमने बच्चे को दूध नहीं पिलाना। मतलब ये एक बड़ा मिथ है, हमारे इतना नॉलेज नहीं है, लोगों को पता नहीं होता, तो वो कहते हैं नहीं नहीं बच्चे को दूध ना पिलाओ, तुम इंसुलिन लगाती हो, तो उसका बच्चे को क्या इफ़ेक्ट है? नहीं, ये वाकई मिथ है और ये गलत कॉन्सेप्ट है। इंसुलिन जो है वो आप माँ के दूध में रिलीज़ नहीं होती, वो उसका इतना बड़ा वो केमिकल मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूल है कि वो अगर वो रिलीज़ हो भी जाती है तो इन केस तो बच्चा जो है वो दूध पीता है, वो उसके मैदे में जाएगी, मैदे से वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो जज़ब नहीं होती, हमारे जिस्म में जूद हज़म नहीं होती। इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में ही लगाते हैं। ये इसका जो है ना वो मुंह के रास्ते, निज़ाम इंहिज़ाम के रास्ते इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है। इसलिए माँ जो है इंसुलिन पर है तो वो आराम से बेफिक्र होकर अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, उसका बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। अच्छा, एक ये लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपनी इंसुलिन को सही तरह रख नहीं पाते, सफ़र के दौरान भी मुश्किलात होती हैं कि कैरी कैसे करें या इसको कैसे रखें, किस टेम्परेचर पे रखें। कोई फ्रीज़र में रख रहा है, कोई उसको मतलब उसको मिस यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी जब क्वालिटी ही ख़राब हो जाएगी फ्रीज़र में रखने से या सफ़र में वैसे लेके जाने से, तो इसका कोई ख़ास तरीका होता है, कोई ख़ास बॉक्स होता है या क्या होता है इसका, कैसे इसको इंसुलिन जो है वो उसका टेम्परेचर तो है, प्रेफरेबली इंसुलिन को रेफ्रिजरेटर में ही रखना चाहिए। इसका टेम्परेचर जो है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 से फ्रिज में, हाँ फ्रिज में रखें, हाँ। फ्रिज में आप रखें। अगर आप फ्रिज में नहीं रख पाते, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान तो आप उसको एक इंसुलेटर में रखें, जिस तरह थर्मोस होते हैं, जिसमें अगर आप गाड़ी में छोड़ गए हैं या बस में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर गर्मी है ज़्यादा, तो आपने किसी ऐसी जगह पे इंसुलिन रखी हुई है कि उस गर्मी की वजह से वो इंसुलिन का भी टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो उससे उसका असर करना, इफेक्टिविटी कम हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप उसको एक ऐसे थर्मोस में रखें जिसमें वो उसी टेम्परेचर पर रहे जिस टेम्परेचर पर आप उसको फ्रिज से निकाला था, वो टेम्परेचर उसका मेंटेन। अगर कम हो भी जाता है तो इतना कम ना हो कि वो अगर गर्मी है हीट अप हो जाए, ठीक है। इंसुलिन जो है वो साथ में आपकी फ्रीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रीज़ हो जाती है तो वो इनफेक्टिव है, उसके बाद आप उसको थॉ करके या उसको पिघला कर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, फ्रीज़ भी आपने नहीं करनी। रूम टेम्परेचर में पे आप 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान उसको रख सकते हैं। प्रेफरेबली आप रेफ्रिजरेटर में रखें, जैसा मैंने अभी पहले बताया। अच्छा, इंसुलिन जो है इसके कहते हैं कि जी इंसुलिन लगाने से मैं मोटा हो गया हूँ। समटाइम्स लोग कहते हैं कि इंसुलिन जो है मोटापे का बाइस बनती है, तो क्या ये ट्रू है? इंसुलिन जो है वेट गेन उस वक्त करवाती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन इस्तेमाल कर लें। अपनी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ब्लड शुगर आपकी फॉल कर जाएगी, कम हो जाएगी, हाइपो होगा। हाइपो में फिर पेशेंट को भूख लगती है, वो खाना ज़्यादा खाता है, उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। तो अगर आपकी शुगर के मुताबिक, शुगर लेवल्स के मुताबिक यूनिट्स एडजस्ट हुए हों, प्रॉपर आप डोज ले रहे हो, तो इंसुलिन वेट गेन नहीं करवाती। और इसका कोई दिल के लिए, दिल की सेहत के लिए कोई, समटाइम्स लोग कहते हैं कि इंसुलिन लगाने से तो दिल को नुकसान होता है, मतलब ये भी एक समझ लें। नहीं, इंसुलिन जो है वो दिल के लिए बहुत अच्छी है। अच्छी इन द सेंस है कि आपकी शुगर कंट्रोल होती है तो आपके दिल के मसले मसाइल नहीं होते। अगर आपने इंसुलिन नहीं इस्तेमाल की, शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हुई, तो आपको हार्ट अटैक के, आपको फालिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इंसुलिन जो है वो दिल के लिए फ़ायदा मंद है, वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसका डायरेक्ट दिल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन इंसुलिन की वजह से अगर आपका दिल की धड़कन तेज़ होती है, शुगर लेवल्स
लेवल्स कम होते हैं तो उसमें आपका जो है वो पहले से ही अगर दिल का मसला चल रहा है तो उसमें दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से आपको कोई मसला हो सकता है। वही अगेन बात है कि आपकी शुगर के इंसुलिन के यूनिट्स जो है वो एडजस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए, डोज प्रॉपर होनी चाहिए, ओवर डोजिंग नहीं होनी चाहिए। और इंसुलिन के साथ हम जो ये टैबलेट्स होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आम गोलियां होती हैं शुगर के लिए? वो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का ट्रीटमेंट के साथ हम टैबलेट्स के साथ पेशेंट को देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में तो आपके पास टैबलेट्स इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती और आपके पास हल ही इंसुलिन होती है। अच्छा, समटाइम्स होता है कि जब लोग बीमार होते हैं, कोई ऐसी बीमारी लग गई, नज़ला खांसी ज़ुकाम हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें इंसुलिन को जारी रखते हैं या बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये अब हम फ़लाँ बीमारी में मुब्तला हैं, किसी को जैसे कोई हेपेटाइटिस हो गया है या ऐसे, तो उसमें इंसुलिन बंद कर देनी चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मिथ है और ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि पेशेंट्स यूजुअली बुखार हुआ, तबीयत ख़राब हुई, नमूनिया हुआ या जो है वो उल्टियाँ और तबीयत ख़राब हुई तो उसमें क्या जी मैं अब खाना कम खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो मुझे इंसुलिन के यूनिट्स कम कर देने चाहिए या मुझे जो है ना वो इंसुलिन छोड़ देनी चाहिए। उसमें आपकी अगर खुराक कम हो गई है तो आप ब्लड शुगर अपनी चेक करें, उस हिसाब से आप यूनिट्स कम कर सकते हैं, लेकिन आप इंसुलिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका जिस्म स्ट्रेस में आ चुका है। स्ट्रेस में हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, हमारे जिस्म में शुगर की लेवल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आपको अपनी ब्लड शुगर के हिसाब से आपको इंसुलिन लगानी है। तो ये चीज़ जो है, ये इस चीज़ को अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि मुझे बीमारी की सूरत में इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटिक्स तो जब बीमार होते हैं वो तो फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट अल्टीमेटली कोमा में चला जाता है, उस कंडीशन में जाने के चांसेस होते हैं अगर आपने टाइम पे इंसुलिन नहीं लगाई। तो ये मिथ है, इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, पेशेंट को बताने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे आपको इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी आपने अपने ब्लड शुगर के साथ मॉनिटरिंग मैचिंग करनी है। अगर आप खा कुछ नहीं रहे, अगर आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है फॉर एग्जांपल, आपको मैदा और आंतें आपकी ख़राब हैं, आपको उल्टियाँ पखाने लगे हुए हैं, आप खा कम रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप अपनी शुगर चेक करें, उस हिसाब से फिर आप डोज एडजस्टमेंट करें। और अगर आप दवाई ले रहे हैं तो वो भी आपने कंटिन्यू रखनी है। तो टाइप 2 डायबिटिक्स में तो दवाइयों के साथ अक्सर दवाइयों का इस्तेमाल जारी होता है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में चूँकि टोटल इंसुलिन ही होती है और उनका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाने के रिस्क होता है, तो उसमें इंसुलिन को छोड़ना बहुत किसी ख़तरे से खाली नहीं है। और अगर कोई पेशेंट जो है इंसुलिन लगाना भूल जाए और खाना खा ले, उसके पास बाद में उसे याद आए कि मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं क्या करूं? हाँ, उसमें आप देखें नेचुरल हमारे जिस्म का निज़ाम क्या है। अगर हम इंसुलिन बाहर से ना लगाएं तो हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमारे जिस्म में खून में शुगर की मिकदार बढ़ती है तो हमारे जिस्म में इंसुलिन पैदा होना शुरू होती है। लेकिन हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, जो बाहर से इंसुलिन देते हैं, वो हम खाने से पहले देते हैं। जिस तरह रेगुलर इंसुलिन आधा घंटा पहले हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लिस्प्रो है तो वो 15 मिनट पहले हम प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर सम हाउ पेशेंट भूल जाए तो उसमें जब पेशेंट को याद आए तो उस वक्त लगा लेनी चाहिए, क्योंकि उसके खून में शुगर की मिकदार अभी नहीं बढ़ी, अभी खाना उसके निज़ाम में ही मौजूद है। हज़म होते खून में शुगर की मिकदार बढ़ते बढ़ते उसको टाइम लगता है। तो बेहतर ये है कि आप खाने से पहले ही लगाएं, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो फिर आप बाद में भी लगा सकते हैं, ताहम उसका इफ़ेक्ट उस इंसुलिन के लिहाज से होगा। जिस तरह रेगुलर है उसका 1 घंटे बाद उसका इफेक्ट आना शुरू, आधे घंटे बाद उसका इफेक्ट आना शुरू होता है और फिर 2 घंटे बाद पीक पर पहुंचता है। लिस्प्रो का जो है वो 15 मिनट में आना शुरू हो जाता है। तो वो थोड़ा सा उस लिहाज से लेट उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन स्टिल ना लगाने से बेहतर है कि आप बिल्कुल ही नहीं लगा रहे हो, शुगर आपकी हाई हो रही है और लेट लगा लें, उसका इफेक्ट थोड़ा सा लेट आएगा लेकिन स्टिल इफेक्टिव होगा। डॉक्टर साहिबा, आजकल लोग विक्टोज़ा के मुतालिक बहुत क्वेश्चंस करते हैं, इवन हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल्स आ रही हैं, कोई नई इंसुलिन आ गई है, ये क्या है, इसको लगाने से क्या हो जाता है, ये दिल के लिए अच्छी है, और सबसे ज़्यादा लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि शायद वीक में 1 बार लगानी पड़ती है। तो आप नाजरीन को कुछ बताएंगे कि विक्टोज़ा क्या चीज़ है? विक्टोज़ा वीक में 1 बार, पहली बात तो ये कि वीक में 1 बार ये तो पेशेंट के कंट्रोल के लिहाज से है, डेली भी लगानी होती है, ठीक है, वंस डेली डोजिंग होती है। लेकिन ये इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है ये इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन लाइक जो है वो कंपाउंड है, इसकी ड्रग, इसका
ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड टाइप 1 वो अब पेशेंट्स को उसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं सादा अल्फाज में अगर बात करती हूँ तो इंसुलिन की तरह के कम है और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। इसका इंसुलिन की तरह का कंट्रोल है और इसका इफ़ेक्ट कम से कम विदिन 3 डेज़ पेशेंट की जो है ना वो ब्लड शुगर बेहतर होना शुरू हो जाती है और 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है। और एक स्टडी में 2 साल की स्टडी इस पर की गई है, 2 साल तक पेशेंट की अच्छी शुगर कंट्रोल रहती है। फिर इसके जो है वो अच्छे पॉइंट्स ये हैं कि पेशेंट जिनको दिल के मसले मसाइल हैं, हार्ट अटैक जिनको पहले से हुआ है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, अंजाइना, उनके दिल सीने में दर्द रहती है या उनको कोई उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई हुई है या पहले से फालज हुआ है, उन पेशेंट्स के लिए विक्टोज़ा एक अच्छी दवाई है। शुगर अच्छी कंट्रोल रहती है और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक का रिस्क और फालज का रिस्क विक्टोज़ा के साथ कम हो जाते हैं। और शुगर का कंट्रोल HbA1c जो कि एवरेज 2 से 3 महीने का शुगर का कंट्रोल बताती है, वो भी ये कम करती है। और साइड इफ़ेक्ट्स में अगर देखा जाए तो पेशेंट को थोड़ा सा इसके साथ एडजस्टमेंट में इश्यूज़ होते हैं कि पेशेंट को नौजिया होता है, मतली महसूस होती है, पखाने भी लग सकते हैं, कब्ज़ भी हो जाती है। उसके अलावा पेशेंट को जो है वो पेंक्रेटाइटिस जिसे हम कहते हैं कि लबलबा जो है उसमें सोजिश हो जाती है, उसमें पेशेंट को जो है वो मैदे वाली जगह पर दर्द की कंप्लेंट करता है, उल्टी मतली महसूस होती है। उसके अलावा जो है वो दाएं तरफ जो है वो पेट के दाएं तरफ दर्द होती है जिसको हम जो हमारा गॉल ब्लैडर है, पित्ता है, उसमें सोजिश हो सकती है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। ये कुछ पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसके बारे में फर्दर अगर मैं डिटेल्स में बात करूं तो हमारे पास अगर हमने पेशेंट को पहले विक्टोज़ा पर डालना हो तो हम उससे कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स लेते हैं, कुछ उसमें हम सवाल करते हैं। विक्टोज़ा आम अवेलेबल है पाकिस्तान में, मतलब विक्टोज़ा अवेलेबल है। विक्टोज़ा अवेलेबल है, थोड़ा सा महंगा इंजेक्शन है और पेशेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा कंट्रोल है और थोड़ा सा एडजस्टमेंट इशू है, लेकिन उसके बाद पेशेंट कुछ अरसा तक पेशेंट को जो है वो उल्टी मतली, पेशेंट टू पेशेंट इसकी वेरिएशन है, उल्टी मतली महसूस होती है, लेकिन उसके बाद पेशेंट एडजस्ट कर जाता है। और बस बाकी मैं बात करने लगी थी कि कुछ हम पेशेंट से हिस्ट्री के पॉइंट्स पूछते हैं कि पेशेंट को पहले कोई जिगर का मसला तो नहीं है, कोई गुर्दों का मसला तो नहीं है, और या पहले से पेशेंट को कोई पेंक्रेटाइटिस की एपिसोड हुई तो नहीं है कि उसके लबलबे की सोजिश हुई हो। तो ये कुछ सवाल हैं। इस तरह के अगर मामलात हैं तो हम विक्टोज़ा से अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें फिर जो है वो अभी विक्टोज़ा पर बहुत ज़्यादा मुकम्मल तहकीकात अभी नहीं हुई। जो कुछ रिसर्चेस हुई हुई हैं उसमें ये है कि अगर गुर्दों के मसले हैं तो विक्टोज़ा नहीं लगानी चाहिए। अगर पेशेंट सेहतमंद भी है तो उसमें वॉमिटिंग और डायरिया यानी कि पानी डिहाइड्रेशन होने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से गुर्दे के मसले मसाइल हो सकते हैं। इस वजह से हम और जिगर के भी मसले मसाइल हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं विक्टोज़ा। ये हम कुछ सवाल हैं वो पेशेंट से पहले कर लेते हैं। अगर इस तरह के कुछ मसले मसाइल नहीं है तो विक्टोज़ा फेवरेबल है, और अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसके लिए और ही फेवरेबल है कि उसका अच्छा कंट्रोल होता है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नाजरीन को इंसुलिन और विक्टोज़ा के मुतालिक बहुत अच्छी मालूमात दी। नाजरीन आपका भी बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगले नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर इसी टाइम हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।